नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यश बाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ रहे होगे। बेटा, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे बचपन, जो कि बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। और बचपन तो सभी का सुंदर होता है ना। बचपन में सभी बहुत मस्ती करते हैं। तो इसमें ऐसे ही एक लेखिका हैं जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो अपने बचपन की बातें जब याद करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसे ही ये लेखिका है, ये अपने बचपन से आपको अवगत कराना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि मैं बचपन में क्या क्या करती थी। जैसे हमारी नानी, दादी और मम्मी भी सब करती हैं ना, बताती है ना अपने बचपन की बातें, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आज इस चैप्टर को पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले इन लेखिका का नाम जान लेते हैं कि ये कौन है जो हमें अपने बचपन के बारे में बताएंगी, है ना। तो आपको इसको बड़े मज़े से और ध्यान से सुनना है। तो बेटा, इन लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती, जिनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। और बेटा, भारत विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। विभाजन के बाद ये क्या है, दिल्ली में आकर रहने लगी और यहीं से इन्होंने अपनी साहित्य सेवा की शुरुआत की। और बेटा, 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यास हैं: ए लड़की, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन तहाड़। इनका निधन बेटा 25 जनवरी 2019 को हुआ था। तो आज इन लेखिका के बचपन के बारे में जानते हैं और ये बताती हैं कि मैं बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे खेलती थी, कैसे मस्ती करती थी। तो आज हम पढ़ेंगे बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। जो ये कृष्णा सोबती जी है ना, ये आपको कह रही हैं कि मैं आपको अपने बचपन की तरफ ले जाऊंगी। मैं क्या क्या करती थी ये आज मैं सभी को आपको बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। वो अपने उम्र का अंदाजा आप लोगों को बता रही है कि मैं आपकी दादी या आपकी नानी या मौसी की जो है एज की हो सकती हूँ, क्योंकि मेरी एज आपसे बहुत ज़्यादा है। तो वो कहती हैं कि मुझे परिवार में सब जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। जब व्यक्ति काफ़ी एज का हो जाता है तो समझता है ना कि मेरा मुझे ज़िंदगी का काफ़ी अनुभव हो गया है। तो वो ये कहती हैं कि मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि अब मैंने काफ़ी जीवन जो है जी लिया है और मुझे काफ़ी जीवन का अनुभव हो गया है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी और ये क्या कहते हैं, इन्होंने एक नई शताब्दी देखी है। ठीक है, जैसे जैसे 1999 है तो फिर 2000 में आ जाते हैं ना। तो ये 1919 की शताब्दी में पैदा हुई थी और फिर ये 20 में आ गई है। ठीक है, तो ये कहती है कि मैं अब 2000 की शताब्दी में आ गई हूँ। तो मैंने एक नई शताब्दी में मैं मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये अपने पसंदीदा कलर बताती हैं कि मैं कौन कौन से कलर पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब वो कहती है कि मेरा ना जो मैं रंग बिरंगे कलर पहनती थी, अब उनसे मन हा भर गया। अब मन करता है कि बस मैं सफ़ेद हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े पहनूं। ठीक है, सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब जैसे ये चलते हैं ना, ये सारे कपड़े, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, ये कहती हैं कि मैंने भी ये सारे पहने हैं। ठीक है, और घेरदार कुर्ते भी पहने हैं, चूड़ीदार पजामी भी पहनी है। तो अपने कपड़ों के बारे में बताती हैं कि मैंने ये सब कपड़े पहने हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है और कुछ ड्रेस होती है ना, हमारे हमें बहुत पसंद होती है। तो ये कहती हैं कि बचपन की जो मेरी फ्रॉक थी ना, मुझे बहुत पसंद थी, वो तो अब तक मुझे याद है। देखो इनकी याददाश्त कितनी अच्छी है ना, भूलती नहीं है।
तो हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, धारीवार होता है कि ऐसे लाइन हो उस पे, ठीक है। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, यानी कि वे कहती है कि नीचे झालर थी गुलाबी रंग की, और वो मुझे बहुत पसंद था। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अब कई बार आप कोई पुरानी मूवी देखते हो ना, तो उसमें हीरोइन भी लगाई हुई होती हैं रिबन बालों में, ऐसे चौड़ी सी पट्टी सी। तो कहती हैं कि पहले उस ज़माने में है ना, बहुत जो है चलन था, ऐसे सब बालों में रिबन लगाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। वो देखो, उनको अपनी ना सारी ड्रेस को बहुत अच्छी तरह से याद है। हम तो भूल जाते हैं ना कि पहले क्या पहना था, लेकिन देख लो इनको सब याद है कि कौन से कलर के, कैसी उनकी बनावट थी, अंदर उनके ऐसे ऊपर जो वो थी प्याजी कलर की कोटी थी, ये सब उनको याद है, ठीक है। तो वो अपनी ड्रेस के बारे में आपको बता रही हैं कि उनकी ड्रेसें कैसी थी। फिर है, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। वो कहती है कि मुझे अपनी जुराबें और स्टॉकिंग भी बहुत याद है, जूते भी बहुत याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वो कहती है कि हमारे मम्मी पापा या कोई और नौकर हमारे कपड़े, हमारे शूज नहीं धोते थे, बल्कि हम खुद धोते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। वो कहती है कोई नहीं धो सकता था, सिर्फ हमें ही धोने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश में रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। वो कहती है कि जब हम उसको पॉलिश करते थे रगड़ रगड़ के, तो जो है हमारे जूते जो है, हमारे मोजे चमक उठते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कहती है कि बचपन से यही आदत है ना, तो मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत पसंद है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। वो कहती है कि जैसे आजकल आरामदायक जूते अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, है ना, पहले ऐसे नहीं होते थे। सिंपल शूज होते थे और जो कि काटते बहुत रहते थे, और उन काटने का जो है पहले ही इलाज कर लिया जाता था। यानी कि जैसे कोई कॉटन लगा ले अंदर जहाँ से काटते हों, तो इस तरह से। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते थे, है ना। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। वो कहती है कि अब आप लोगों को तो बहुत आरामदायक, बहुत सॉफ्ट जूते मिल रहे हैं, लेकिन हमारे ज़माने में तो ऐसे जूते आते थे जो कि अंदर से काटते थे, और हमें जो है कॉटन अपने साथ रखनी पड़ती थी, और जहाँ से भी काटते हम जो है रुई लगा लेते थे, कॉटन लगा लेते थे। वो कहती है कि आपका बचपन हमारे बचपन में तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि आपके जो है बहुत सॉफ्ट जूते भी कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। अब कहती है कि हमें है ना, ये ऑलिव ऑयल और या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, लेकिन इसका स्वाद जो है बहुत बेकार था। हमें ये सबसे मुश्किल काम लगता था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। अब जैसे बच्चे को इंजेक्शन लगवाने ले जाते हैं ना, तो उसका दर्द पहले ही महसूस होने लग जाता है। तो ये कहती हैं कि जब हमें वो तेल पीना पड़ता था ना, तो हमें उसकी गंध जो उसकी बदबू है हमें पहले ही आने लग जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी कि मन मचलने से लग जाता था, उल्टी से होने को लगती थी, है ना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा,
तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। उन्होंने क्या किया बेटा पता है, उस दवाई का नाम शनिवारी दवाई रख दिया। वो कहते हैं कि अगर हम ये पीने से, जो उन्होंने पिया ना, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, है ना। लेकिन ये कहती है अगर हम ना भी पीते ना तो भी हम स्वस्थ ही रहते। ये तो बेफजूल में वैसे ही पिला रहे थे, हमारी सेहत ठीक ही रहती, है ना, क्योंकि वो उसको शनिवारी दवाई का नाम रख दिया और वो बहुत जो है उसका स्वाद बेकार था। इसलिए तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका कहती हैं कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके ज़माने में और हमारे ज़माने में क्या फ़र्क आ गया है। आजकल जो है बचपन की हमारी जो रुचियाँ थी ना, वे आज बच्चों की रुचियाँ बदल चुकी हैं। हमारे जो खेल थे वे आज के बच्चों के खेल बदल चुके हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। वो तने स्पीकर सा वो था और उस पर ऐसे चलती रहती थी, कई बार मूवी में दिखाते हैं ना, लीड सी चलती रहती है, उस पर स्लाइड चलती रहती थी। तो वो कहती है कि हमारे ज़माने में ग्रामोफोन थे लेकिन रेडियो और टीवी नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। वो कहती है कि हमारे बचपन में जो कुल्फ़ी थी ना, उनको आजकल बच्चे आइसक्रीम बोलते हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गई। और लेखिका कहती है कि हमारे ज़माने में जो कचौड़ी और समोसे थे ना, वे आजकल पैटीज में बदल गए हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। और कहती हैं कि हमारे ज़माने में सहतूत होते थे, फालसे होते थे, खसखस होते थे, लेकिन आज जो है ये सब कोक कोल्ड ड्रिंक में बदल चुके हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक है किसी उनकी कंपनी की, उस टाइम की कंपनियों की, तो बता रही हैं कि ये मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्ता की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। ये काफ़ी ब्रांडेड जो है थे, और उनकी चॉकलेटें और रेस्टोरेंट या होटल के नाम बता रही हैं। कहती थी कि ये उनकी पेस्ट्री जो है और चॉकलेट जो है उनको बहुत भाती थी, बहुत खुश होके खाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। और कहती है कि हमारी बहन भाइयों की जो है आपस में ड्यूटी लगती थी कि आज तुम्हें जो है शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लेके आने हैं, कल उसको लेके आने हैं, परसों उसको लेके आने हैं। कह रही है लेखिका, कह रही हैं कि ऐसे जो हमारी ड्यूटी लगती थी। हमारा घर जो है मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावी थी। वो कहती हैं कि जो वहाँ पर कन्फेक्शनरी थे ना, कन्फेक्शनरी, उसमें बहुत सारी तरह की चॉकलेटें और पेस्ट्री थी। उनकी खुशबू जो है हमें बहुत अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका का कहती है कि हम हफ्ते में एक चॉकलेट तो खा सकते थे। ये घर से जो है हमें इस बात की छूट मिली हुई थी, है ना। देखो लेखिका को भी चॉकलेट बहुत पसंद थी, आपको भी पसंद है ना। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। लेखिका कहती है कि मैं जो है सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी इकट्ठे करके रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। वो कहती है कि और जो मेरे भाई बहनें थे ना, वो तो मिलते ही साथ के साथ खा जाते थे, लेकिन मैं ऐसी थी ये घर पे लाकर और रात को मज़े से खाती थी। ठीक है, उसको कहती है कि मुझे ऐसे लेट कर खाने में बड़ा आनंद आता था। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। वो वहाँ के फलों के बारे में बताती है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। वो कहती है कि जो है ये चेस्टनट आग में भूनते थे और फिर इनको खाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ, चने और गरम की पुड़िया जो तब थी
वो अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी। लेखिका कहती है कि पुराने कागजों से इस पुड़िया को हाथों के द्वारा ऐसे तिरछा करके बनाया जाता था कि एक नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, क्योंकि उस टाइम पर जो है चने जो है कागज में इस पुड़िया पे ऐसे खाए जाते थे, ऐसे तिकोना सा बना के। तो कहते हैं कि उसी टाइम पर एक जो है फिल्म में गाना भी आया था, जो कि स्कूल में हर बच्चा चने खाते हुए उस गाने को गुनगुनाता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। लेखिका जो है बताती है कि हमने वहाँ पर बहुत मज़े किए हैं और घोड़ों पर की हमने सवारी भी की है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। वो कहती हैं कि हम मेरे मामा के घर पर जो है भी बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन मैं उनकी फिर किसी दिन बात करूँगी, आज नहीं करती। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने चाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो लेखिका वहाँ का शिमला का जो है बता रही है कि वहाँ पर कैसा माहौल बन जाता था चारों तरफ जब गिरजाघर की घंटियां बजती थी। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी कि चारों तरफ लाइट जगमगाने लगी। रात का समय हो गया। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी कि वहाँ पर फिर अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीम की छत वाला स्टेशन और सामने सिंगल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। लेखिका जो है वहाँ का पूरा वृत्तांत बता रही है कि वहाँ पर कैसा चारों तरफ मनोहर दृश्य था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब जो है लेखिका शिमला से दिल्ली आ गई, तो वो बता रही है कि वहाँ पर चारों तरफ तेज़ गाड़ियाँ चलती थी और जहाज भी ऊपर आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते थे। और कहती हैं कि वहाँ पर एक ऐसी दुकान थी जो मैं कभी नहीं भूली, और वो दुकान थी चश्मे की। ठीक है, और वहाँ का डॉक्टर कौन था? अंग्रेज। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े जो है छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब जब शुरू शुरू में वो चश्मे लगते हैं ना, तो सभी देते हैं ना सलाह
कि बेटा दूध पिया करो, सब्जियां खाया करो तो चश्मे उतर जाएंगे। तो लेखिका ऐसे ही कहती है कि मुझे भी सब ऐसे एडवाइस देते थे, सलाह देते थे। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा। अब कहती है कि जब मुझे चश्मा लगा ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि चश्मा जल्दी उतर जाएगा, लेकिन कहती है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन अभी तक जो है चश्मा नहीं उतरा है। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। वो कहती है कि मैं दिन में पढ़ना पसंद नहीं करती थी और रात को पढ़ती थी, इसलिए जो है मेरा चश्मा नहीं उतरा। और ये कहती है कि मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। वो कहती है कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया ना, तो मेरे चाचा के लड़के ने मुझे छेड़ा और उसने मुझे चिढ़ाया। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नन्ही लड़की तो मालूम सूरत बनी लंगूर की। उसने एक कविता बना दी उसके ऊपर कि है ना, और उसको क्या कह दिया कि इसकी सूरत तो लंगूर जैसी लग रही है। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। वो कहती है कि मुझे बुरा खिज तो गई थी, मैं चिढ़ तो गई थी, लेकिन मुझे उसका शेर जो है बहुत अच्छा सा लगा, इतना बुरा नहीं लगा मुझे। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार मैंने अपने आप को देखा। चश्मा लगने के बाद देखते हैं ना शीशे में कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ, मेरे पे चश्मा जचा है कि नहीं। ऐसे ही लेखिका ने देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही और वो बार बार कभी तो लगाती और कभी उतार देती। ऐसे बार बार वो अपने आप को आईने में देख रही थी। सूरत बनी लंगूर की, नन्ही नन्ही, हा हा हा। मैं वो ऐसे खुद गया कर देख रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। वो कहती है कि मैंने ना अपने छोटे भाई का चश्मा तो लगा हुआ था, साथ में अपने छोटे भाई का मैंने टोपा भी सिर पर ओढ़ लिया और वो मुझे कुछ ठीक लगा, कुछ अजीब लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब तो उसको आदत हो गई है, क्योंकि हमेशा लगाए रखना पड़ता था। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगता था। अब कहती है कि अब तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि अगर मैं चश्मा ना लगाऊं तो मुझे अपना चेहरा जो है खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। वो कहती हैं कि अब जो है मैं चुन्नी ओढ़ती हूँ, ठीक है, दुपट्टा ओढ़ती हूँ, लेकिन वहाँ पर हिमाचल की टोपियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध होती हैं, एकदम से दूर से ही पहचान लेते हैं ना। तो कहती हैं कि मैं वहाँ पर हिमाचल की जो है टोपियाँ जो कि बहुत सुंदर होती हैं, मन को भाती हैं, वो पहनती थी। तो ये थी कृष्णा सोबती जी बेटा, और इन्होंने अपने बचपन के बारे में आपको बताया। तो अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। आपने इसको ध्यान से पढ़ा है, आपको इसके सारे प्रश्न उत्तर मेरे साथ ही इनका आंसर देना है। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो इसका आंसर आपने पढ़ा है ना। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो इसका आंसर होगा, लेखिका अपने समय में आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्या करती है। नंबर 1 है, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। और क्या होता था, पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा अब पैटीज बदल गई है। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर अब कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने
यानी कि ये कोल्ड ड्रिंक्स ने ले ली है। इनके समय में कोक नहीं, लेमनेट विमटो मिलती थी। तो ये बताती हैं कि जो है हमारे ज़माने में क्या क्या फ़र्क आ गया है। नेक्स्ट है बेटा, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम, ये लड़की नहीं लगती, ये तो क्या लगती है, सूरत बनी लंगूर की। ये कहकर उसको चिढ़ाते थे। कौन? उसके चचेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें प्रमुख फलों के क्या नाम है। तो लेखिका क्या करती थी, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, सहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े लेकर खाती थी। और उसके जो कुछ फल थे, काफल और चेस्टनट थे, जिनको वो भून कर नहीं खाती थी, छिलके उतार कर, अभी हमने पढ़ा था, है ना बेटा। तो ये थे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो आज की आपके ज़माने में ये क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देती हैं। तो आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। इसको आपने खुद करना है कि आप अपने बचपन में ऐसी कौन सी घटना घटी जो कि आपको बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट है बेटा, सन 1935 से 1940 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। यानी कि उस टाइम पर शिमला कैसा था। जैसे लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतर कर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी, यानी कि अच्छी थी। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, यानी कि धुंध में गिरते हुए पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और बेटा वहाँ पर शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाई देती थी। तो लेखिका कहती है कि वहाँ पर जो है बहुत सुंदर लगता था। फिर लेखिका ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने इन संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो ये बेटा इसमें सर्वर जो है इस चैप्टर में 2 बार ही प्रयोग किया गया है, लेकिन ये सर्वर कोई उनका परिचित व्यक्ति हो सकता है। ये परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये है कि लेखिका किसी व्यक्ति का जो है नाम नहीं लेती, लेकिन उसके माध्यम से कुछ बताना चाहती है। ठीक है। तो ये था बेटा चैप्टर बचपन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैप्टर के पढ़ने के बाद अपनी दादी, नानी और अपनी मम्मी से उनके बचपन की बातें जानने की कोशिश करो। आपको बहुत अच्छा लगेगा और भी आपको इंटरेस्ट आएगा ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं नाम अनाउंस करूँगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।